हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम कॉमन वर्ड में FIR भी कहते हैं। तो FIR को समझने से पहले हम ये एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि FIR का मतलब क्या होता है। अब मान लेते हैं अगर ये कोई पर्सन है जो कि विक्टिम है या फिर इसको किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देगा। इसी को कहते हैं, जो पुलिस ऑफिसर को फर्स्ट इन हैंड नॉलेज मिलती है, इसी को हम FIR कहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है इससे हमको देखने को मिलता है, इस वीडियो में मिलेगा। तो FIR को समझने के लिए इस वीडियो में हम इसे सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि FIR कहाँ पर दिया गया है। जैसे कि सेक्शन 173 ऑफ BNSS में FIR के बारे में बात की गई है। यही चीज़ पहले CRPC के अंदर सेक्शन 154 में दी गई थी। फिर हम FIR के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और CRPC से लेकर के अभी BNSS में जो जो चेंजेस हुए हैं FIR में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा जीरो FIR और इलेक्ट्रॉनिक FIR। फिर हम सेकंड FIR के बारे में बात करेंगे। फिर अगर FIR को लॉन्च करने में डिले हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, और FIR की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। FIR रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, FIR टर्म को, वर्ड को कहीं पर डिफ़ाइन नहीं किया गया है, न तो BNSS में डिफ़ाइन किया गया है और न ही CRPC में डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन सेक्शन 154 CRPC का और सेक्शन 173 BNSS का FIR के बारे में बात करता है। ये चैप्टर 13 है यहाँ BNSS में और ये चैप्टर 12 था CRPC में। तो FIR इज़ नो वेयर डिफाइंड अंडर BNSS। सेक्शन 173 जो है वो बात करता है FIR के बारे में। तो सेक्शन 173 को समझने के लिए हम इसको एसेंशियल्स के थ्रू समझेंगे। हम इसमें सब सेक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो सब सेक्शन 1 है वो बात करता है हमारा कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस irrespective of area where offence is committed, given orally or by electronic communication to officer in charge of police station। तो हमें इसका मतलब ये समझ में आया। सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है BNSS में, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लॉज G, जिसमें बोला गया है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और एक चीज़ हम देखते हैं कि ऑफेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए FIR होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हम सेक्शन 174 को देखेंगे, और जो CRPC में सेक्शन 155 था। तो यहाँ हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि सेक्शन 173 FIR के बारे में। तो FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, और जो कि एक पर्सन किसी ऑफिसर इन चार्ज को देता है पुलिस स्टेशन के, और वो ओरली भी दे सकता है या तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू देता है। अगर वो ओरली देता है तो वहाँ पर ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि उसे रिड्यूस करे राइटिंग में, साथ ही साथ राइटिंग में लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनाना होता है इन्फॉर्मेंट को, साथ ही साथ उसकी साइन भी नेसेसरी होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू देता है तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि 3 दिन के अंदर इन्फॉर्मेंट को पुलिस स्टेशन जा कर के सिग्नेचर करना होता है। और हम इसमें एक टर्म की बात करेंगे जो कि है जीरो FIR, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आज के टाइम पर हो चुका है। जीरो FIR की अगर बात करेंगे तो जीरो FIR CRPC में कहीं नहीं दिया हुआ था। ये जीरो FIR को केस लॉ के थ्रू और साथ ही साथ कुछ कमिटीज़ की रिपोर्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था। जीरो FIR के इंट्रोडक्शन का मतलब ही ये था, कई बार ऐसा होता था कि लोग पुलिस स्टेशन जाते थे ऑफेंस को रजिस्टर कराने के लिए, इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स इस चीज़ का एक्सक्यूज़ लेते थे कि उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जस्टिस फेटर हो जाता। इसलिए इस चीज़ को सही करने के लिए जीरो FIR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। तो अब इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर कोई भी बंद पर्सन कहीं पर किसी भी पुलिस स्टेशन में जा कर के, चाहे वहाँ का जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर कराता है तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर जीरो FIR करती है। तो समझते हैं हम कि जीरो FIR का मतलब क्या होता है। अगर हम जीरो FIR का मतलब, जिसे जीरो क्यों बोला गया है, कि जब भी एक पर्सन है जो किसी पुलिस स्टेशन में गया है जहाँ पे कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है,
जहाँ पे कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उसको रजिस्टर करेगी, 0 FIR आने के बाद से रजिस्टर्ड करेगी और उसको असाइन करेगी 0 नंबर। इस वजह से इसको 0 FIR कहते हैं। और 0 असाइन करने के बाद लेटर इसको ट्रांसफ़र कर देती है उस पुलिस स्टेशन के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन होता है, और वहाँ पर उसको फिर से वो पुलिस स्टेशन में एंटर कर लिया जाएगा जो भी सीरियल नंबर होगा। इस वजह से हम इसको 0 FIR कहते हैं। फिर जो अगला एसेंशियल है वो है, एक बार अगर कोई पर्सन जाके कॉग्निजेबल ऑफेंस की का इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में देता है तो वहाँ पर उस चीज़ का, उस इन्फॉर्मेशन को के सब्सटेंस को पुलिस डायरी में एंटर करना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करेंगे पुलिस डायरी की, तो पुलिस डायरी कहीं पर डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ना तो CRPC ना तो BNSS में, लेकिन सेक्शन 44 और पुलिस एक्ट 1961 ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी फॉर्म जिसमें कि पुलिस डायरी लिखी जाएगी। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविज़ोज़ की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी विमेन द्वारा दिया जा रहा है और ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि अगेंस्ट विमेन है, तो वहाँ पर हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा होगा वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई वुमेन ऑफिसर होगी। अगर वो पर्सन मेंटली या फिज़िकली डिसेबल है, चाहे वो टेम्पोरेरली तरीके से हो या परमानेंटली तरीके से, तो हमेशा उसकी इन्फॉर्मेशन उसके रेजिडेंस पर रजिस्टर की जाएगी या उसके प्लेस ऑफ चॉइस पर। साथ ही साथ इंटरप्रेटर का रहना ज़रूरी होता है। उसके इस पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफ किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करने के लिए भेजा जाएगा। फिर हम सबसेक्शन 2 की बात करेंगे, तो कॉपी ऑफ FIR को फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इन्फॉर्मेंट को भी देना रहेगा और विक्टिम को देना रहेगा। अगर बात करेंगे हम CRPC और BNSS में, तो इन्फॉर्मेंट वर्ड CRPC में भी था, लेकिन विक्टिम वर्ड को BNSS में भी ऐड किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेंट और विक्टिम का राइट हो जाता है FIR की कॉपी में को फ्री ऑफ कॉस्ट में लेना। फिर हम सबसेक्शन 3 की बात करेंगे, जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। देखिए, CRPC के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में डायरेक्टली बात नहीं की गई थी, लेकिन केस लॉज के थ्रू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। BNSS में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे एक सेपरेट सबसेक्शन दे दिया गया है, सबसेक्शन 3। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 3 ईयर से लेकर के 7 ईयर तक की है, तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो प्रायर परमिशन लेगा DSP ऑफिसर से या फिर उनके एबव ऑफिसर से, और फिर कंडक्ट करेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यहाँ पे DSP का मतलब है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, न कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद अगर एसरटेन करेगा कि क्या प्राइमा फेसाई केस बन रहा है कि नहीं, इसे टाइम लिमिट दे दी गई है, 14 दिन के अंदर करना होगा। और अगर प्राइमा केस फेसाई केस बन रहा है तो यहाँ पे प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है हमारा, अगर मान लेते हैं सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 में रजिस्टर करने से, इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेंट को या उस पर्सन को उस इंफॉर्मेशन के सब्सटेंस को राइटिंग में दे करके पोस्ट करना होगा SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनको पोस्ट करना होगा राइटिंग में। वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ FIR का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, FIR क्यों होता है। तो हमें पता है ये FIR जो होता है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो FIR का ऑब्जेक्ट जो होगा उससे एक केस के थ्रू समझते हैं। एक केस है हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। FIR के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 2 रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, पहला इन्फॉर्मेंट के रिस्पेक्टिव में, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के रिस्पेक्टिव में। अगर इन्फॉर्मेंट के रिस्पेक्टिव में बात करें तो जो ऑब्जेक्ट होता है FIR का, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के रिस्पेक्टिव में बात करें तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसके लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सके। फिर हम एक केस देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं FIR से रिलेटेड। लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बोला गया था कि FIR इज़ नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फैक्ट।
ऑफ कोर्स हमें पता है कि एफआईआर में सारी बातें नहीं होती हैं, सारे फैक्ट्स नहीं होते हैं, जिसको जितनी नॉलेज है उतनी ही होगी, तो ये कोई भी फैक्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो सकता। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोई भी पर्सन इंटाइटल्ड है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए। अभी हम देख रहे थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इन्फॉर्मेंट को या तो विक्टिम को, ये इन लोगों का राइट है। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक राइट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो किसी भी कोई भी पर्सन अप्लाई करके इसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि एफआईआर में अभी तक हमने जितनी चीज़ पढ़ी उसमें क्या क्या प्रोसीजरल है, मतलब क्या क्या मैंडेटरी नहीं है, ऐसी चीज़ें अगर वो मिस हो जाती हैं तो उससे फैटल नहीं होगा प्रोसीडिंग। तो सबसे पहली है जो भी हम साइन करा रहे थे इन्फॉर्मेंट से जो हम साइन करा रहे थे उस इंफॉर्मेशन पर रिड्यूस करने के बाद राइटिंग में जो उसको हम रीड ओवर कर रहे थे उसके सामने, या तो सब्सटेंस को एंटर कर रहे थे पुलिस डायरी में, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये मेयर प्रोसीजरल है। और श्याम देओरिया वर्सेस स्टेट पे ये भी कहा गया था कि इनका अगर ओमिशन हो जाता है तो ये अफेक्ट नहीं करेंगे कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे कि बीएनएसएस कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बीएनएसएस में जो कि सीआरपीसी में नहीं थे। तो हम सबसे पहला बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो एफआईआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो एफआईआर, जो हम पढ़ें कि इनको जीरो क्यों कहते हैं। तो जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर ऑफेंस वाज कमिटेड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन और नॉट। इसका मतलब हम समझ गए कि किसी भी जीरो एफआईआर हम किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि वहाँ पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है या नहीं। जीरो असाइन करते हैं, लेटर पुलिस और लेटर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पुलिस स्टेशन में जिनके पास जुरिस्डिक्शन होता है और वहाँ पे सीरियल नंबर असाइन किया जाता है। जीरो एफआईआर को रिकमेंड किया था जस्टिस वर्मा कमेटी ने ताकि लीगल ऑब्लिगेशन पुट किया जा सके पुलिस पे टू टेक क्विक एक्शन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सक्यूज ऑफ एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन। दूसरा चेंजेस क्या है, एफआईआर मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें हमें एक टाइम लिमिट बताई गई है जो कि 3 दिन की है। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्मेंट को आ करके एफआईआर पे इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर पे सिग्नेचर करना होगा। तीसरा है स्टैच्यू रिकॉग्निशन टू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। चौथा है कॉपी ऑफ एफआईआर टू विक्टिम। पांचवा है टाइमलाइंस, जैसे टाइमलाइंस में पहला एफआईआर का 3 डेज़ का दिया गया है, 3 दिन में साइन करने का। साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसकी टाइमलाइन दी गई है, विद इन 14 डेज़ के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर डिले हो जाता है एफआईआर लॉन्च करने में तो क्या होगा। सो मेयर डिले नॉट फैटल इफ़ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन। ये हेल्ड हुआ था अर्पन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। सेकेंड एफआईआर क्या होता है, सेकेंड एफआईआर मतलब कि सेम फैक्ट्स पर दूसरी बार एफआईआर। तो अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया था कि सेकेंड एफआईआर मस्ट बी क्वेस्ड एज इट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस। अब हम बात करते हैं एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बोला गया था कि एफआईआर इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव बेस ऑफ एविडेंस। इससे कोई भी सिर्फ एफआईआर पे कोई भी कन्विक्शन नहीं हो सकता है। अग्नु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था एफआईआर कैन बी यूज्ड टू कोरोबोरेट और टू कॉन्ट्राडिक्ट, अगर इंफॉर्मेशन कन्फेशनल है या फिर नॉन कन्फेशनल है। अगर कन्फेशनल है तो कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड एज बार्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ बीएससी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 23 में बात करता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते। ये कन्फेशनल का दूसरा पॉइंट है कि ये रेलिवेंट हो सकता है एज अ कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएससी। अगर वही नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो ये रेलिवेंट होगा एज एडमिशन अगेंस्ट एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ बीएससी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो हमारे पास कितने रेमेडीज़ हैं, तो टोटल हमारे पास 3 रेमेडीज़ हैं। पहली रेमेडीज़ सेक्शन 173 के क्लॉज 4 सब सेक्शन 4 में दी गई है, जिसमें बोला गया है कि हम पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं राइटिंग में एसपी को। दूसरी रेमेडी ये दी गई है 175 के क्लॉज सब सेक्शन 3 में, जिसमें बात किया गया है कि हम एक एप्लीकेशन देंगे, साथ ही साथ एफिडेविट देंगे मजिस्ट्रेट को। इसमें एफिडेविट में ये रहता है कि हमने सेक्शन 173 के क्लॉज 1 में कोशिश की थी देने की, और साथ ही साथ 173 के सब सेक्शन 4 में भी दिया था, कोशिश की थी देने की, तब भी रजिस्टर नहीं हुआ। देन हम आपके पास मजिस्ट्रेट के पास आ रहे हैं तो ये एफिडेविट और ये एप्लीकेशन इन दोनों के सिवा मजिस्ट्रेट इसको रजिस्टर नहीं करता है।
फिर थर्ड जो है वो है रिट पिटीशन अंडर सेक्शन 226 ऑफ टू हाई कोर्ट। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2014 का केस है और ये 5 जज बेंच का केस है, जो कि जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहते हैं। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी हो सकती है कुछ लिमिटेड केसेस में, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन केसेस। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर नो अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्टर नहीं होता है तो एक और अकाउंटेबिलिटी है जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन है सेक्शन 166A के क्लॉज C ऑफ IPC में। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अभी हमने देख लिया कि अगर ऑफेंसेस 2 टाइप के हो सकते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होता है, नॉन कॉग्निजेबल में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, जो कि अब हम बात करेंगे। तो उस 174 बात करते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को विद इन लोकल लिमिट, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा वो एंटर करेगा पुलिस डायरी में और रेफ़र कर देगा इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास और फॉरवर्ड कर देगा डेली डायरी रिपोर्ट जो होती है फोर्टनाइटली टू मजिस्ट्रेट। फोर्टनाइटली का मतलब होता है सेकेंड वीक के बाद। फिर दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती इन्वेस्टिगेट करने की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेट करने को तो पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर होगी जो कि उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, लेकिन अरेस्ट की पावर नहीं होगी। एक केस है आशीष कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हेल्ड हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन of non-cognizable offence by police without prior permission of magistrate is illegal and subsequent permission cannot cure। तो ये रहा हमारा offences in information in cognizable and non-cognizable offences। तो चलिए बस इसको एक समरी में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बस यही पढ़ा सेक्शन 173 BNSS को पढ़ा और सेक्शन 174 BNSS को पढ़ा है। तो इसमें बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कि इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने की, इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को रजिस्टर करने की। इसमें कुछ कुछ प्रोसेस हमने देख लिया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली थी, जैसे कि 0 FIR देख लिया था, EFIR देख लिया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि डिले अगर हो जाता है तो क्या होगा। डिले के बाद हमने देखा एविडेंशरी वैल्यू देख ली थी, इम्पॉर्टेंट केस लॉज देख लिया था, तो ये हमने FIR को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।